अच्छा, तो मैंने इसके कोजेज हमने अभी तक डिस्कस किए थे कि ये सारी चीजें जो हैं वो इसको कोज करवा सकती है एनल फिशर्स को। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है। प्राइमरी सिम्टम्स इसके क्या होंगे कि पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर बाउल मूवमेंट्स, यानी कि पेन आपने सबमिट हमने देखा है कि पेन एक होगी सिम्टम मेन कॉमन जो है। इसके अलावा अगर ज्यादा डीप है तो इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, इचिंग होगी इस एरिया पे, मेल ऑर्डर्स डिस्चार्ज होगा, यानी कि वहां से डिस्चार्ज होगा क्योंकि वो अगर वहां पस वगैरह फॉर्मेशन हो रही है, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है। ठीक है। और सम टाइम एनल फिशर में भी पेनलेस वुंड दैट वोंट हील, इट में बी ब्लीड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट कोज नो अदर सिम्टम, यानी कि कुछ जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं जो इतनी जल्दी हील नहीं होते, लेकिन इसमें ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है। तो सिम्टम में मेन आपने इसमें लिखना है कि पेन होगी, ब्लीडिंग, इचिंग, डिस्चार्ज, और इसमें सम जो है वो पेनलेस होते हैं। ठीक है, ये इसकी मेन सिम्टम्स है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट इसकी होगी। इन एक्यूट फिशर मेडिकल थेरेपी सक्सेसफुल इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, conservative measure compared with cloning. Initial treatment involved adding bulk to stool and softening with psyllium methyl salicylate preparation and a high fiber diet. यानी कि इसकी मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्टली इसको मेडिकल ही मैनेज किया जाता है। तो इसमें स्टूल सॉफ्टनर दिए जाते हैं, ठीक है, या हाई फाइबर डाइट रिकमेंड की जाती है, क्योंकि मेन इसका कोज यही होता है कि जो लार्ज स्टूल है या कॉन्स्टिपेशन है उस वजह से ये कोज होती है। तो इसके स्टूल सॉफ्टनर दिए जाते हैं, फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट रिकमेंड की जाती है ताकि वो स्टूल को सॉफ्ट करें। ठीक है, और इजीली वो एक्सक्रीट आउट हो सके बॉडी से। नर्सिंग मैनेजमेंट में शार्प फूड को अवॉइड करना है, लिक्विड इनटेक को ज्यादा करना है, और सिट्स बात जो है वो उसके बारे में इनकरेज करना है पेशेंट को आफ्टर बावल मूवमेंट्स। अच्छा, मेडिसिन में एक एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। एनेस्थेटिक जो है वो लोकल मतलब एज पेन को रिलीव करते हैं, ठीक है, ताकि बावल मूवमेंट के ड्यूरिंग पेशेंट को पेन ना हो। और नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है जो कि डायलेशन का काम करती है, स्फिंक्टर्स को डायलेट करती हैं। और उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो भी स्फिंक्टर्स को डायलेट करते हैं और पैसेज ऑफ जो स्टूल है वो इजी होती है। ठीक है, तो ये तीन इसमें मेडिसिन यूज होती हैं, एनेस्थेटिक एंड स्टेरॉइड्स, नाइट्रोग्लिसरीन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और पहले हमने इसमें देखा था कि स्टूल सॉफ्टनर और हाई फाइबर डाइट, ये आप लोगों ने 5 चीजें मैनेजमेंट में बतानी है। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेन को रिलीव करना है, लिक्विड इनटेक ज्यादा करना है, शार्प फूड को पेशेंट को कहना है कि अवॉइड करे, और सिर्फ बात को इनकरेज करना है। बस यहाँ तक ठीक है। एनल फिशर क्लियर है सबको बच्चों? एनल फिशर क्या होता है कि यस सर। टीयर इन एनल कैनाल, टीयर इन द लाइनिंग ऑफ एनल कैनाल एंड दैट मे कॉज पेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। एनल रेक्टल एब्सेस किस वजह से हो सकता है कि लार्ज स्टूल पास करने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन के दौरान, ट्राई टू पास हार्ड स्टूल, या रिपीटेड डायरिया ड्यूरिंग बर्थ, या रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान, या मस्कुलर अगर टेंशन इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग मस्कुलर ड्यूरिंग इन स्फिंक्टर्स। ठीक है, ये इसके कोज हैं। सिम्टम में इसमें सबसे पहले पेन होगी, और उसके साथ ब्लीडिंग, इचिंग, डिस्चार्ज, और सम टाइम फिशर जो है वो पेनलेस होते हैं। ट्रीटमेंट में आपने बताना है कि जो इसमें हाई फाइबर डाइट, स्टूल सॉफ्टनर्स, एनेस्थेटिक, नाइट्रोग्लिसरीन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट में शार्प फूड को पेशेंट को कहना अवॉइड करे, लिक्विड इनटेक ज्यादा करे, और सीट्स बात देने हैं। ठीक है, एनल फिशर है तुम्हारा। अब एक सिर्फ रह गया हमारे पास एनल फिशला, वो भी सिंपल सी है, वो बस हम अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पोर्शन भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, एनल फिस्टुला। सबसे पहले आपको पता होगा फिस्टुला एक्चुअली होता क्या है। फिस्टुला एक्चुअली इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग। ठीक है, एक तो नॉर्मल ओपनिंग होती है एनल कैनाल की। फिस्टुला में होता है कि एनल कैनाल के अलावा एपिथेलियल सरफेस ऑफ एनल एंड पेरिएनल स्किन, यानी स्किन और एनस के दरमियान एक और जो है वो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं एनल फिस्टुला। A fistula is a chronic abnormal communication between epithelial surface of anal canal and perianal scales. ठीक है, ये describe as narrow tunnel with its internal opening to internal canal and its external opening in the skin near anus. यानी कि इसकी दो ओपनिंग होती है, इंटरनल ओपनिंग जो है वो एनल कैनाल में होगी और एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो एनस में होगी। ठीक है, डिजीज की समझ लग गई कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें abnormal ओपनिंग हो जाती है इन एनस एंड स्किन। ये डिजीज क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, गुड। नहीं सर। समझ नहीं लगी आपको?
नहीं सर, दोबारा बता दें। फिस्टुला जब भी आप डिस्कस करेंगे, फिस्टुला मीन एबनॉर्मल ओपनिंग। एनल फिस्टुला में ये क्या होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग होती है बिटवीन एनल कैनाल एंड स्किन। ठीक है, यानी कि एक इसमें यह हो क्या होगा कि एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होगी जिसमें एपिथेलियल सरफेस ऑफ एनल कैनाल एंड पेरिएनल स्किल्स। ठीक है, अच्छा ये टाइप्स नहीं आप लोगों ने इसकी भी करनी फिस्टुलास की। अच्छा, अब इसके बाद सिम्टम्स है। अगर एक यानी कि अबनॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है आपकी स्किन में, यानी कि एनएस के अलावा भी एक और ओपनिंग स्टार्ट है, तो उसमें क्या होगा कि इसमें स्किन में क्रिएशन, यानी कि क्योंकि वहां से जो है वो एक्सक्रीशन होती रहेगी, तो स्किन जो है वो मॉइस्ट रहेगी, जिसकी वजह से स्किन में क्रिएशन यानी कि स्किन ब्रेकडाउन होगी। पास सीरियस फ्लूइड कैन बी डिस्चार्ज एंड कैन बी ब्लडी और प्रूलेंट, यानी कि उस ओपनिंग से पस या सीरियस फ्लूइड भी एक्सक्रीट हो सकते हैं और इचिंग होगी। और इसके अलावा उस एरिया में पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, फीवर या अनप्लेजेंट ऑर्डर होगी। ठीक है, सिम डेफिनेशन को आपने सिर्फ यही समझना है कि आपकी स्किन और एनल कैनाल के दरमियान एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक होल क्रिएट हो जाएगा, एनल कैनाल के अलावा भी एक और मजीद ओपनिंग हो जाएगी जिसको हम कहेंगे फिस्टुला। ठीक है, तो एनल फिस्टुला में ये क्या होगा कि जो आपकी एनल स्किन है और आपकी पेरिएनल यानी कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान एक मजीद ओपनिंग हो जाएगी, एक्स्ट्रा ओपनिंग। और उसमें क्या हो सकता है कि वहां से फिर स्किन में क्रिएशन होगी, पस एक्सक्रीट आउट होगा, इचिंग होगी, और उधर फिर पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, फीवर। ये पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस ये सारी वही सिम्टम है, इसमें बस स्किन में क्रिएशन जो है वो एक एक्स्ट्रा सिम्टम है। ठीक है, डायग्नोस में इसमें मोस्टली एग्जामिनेशन किया जाता है और एनोस्कोपी। और बस सर इसके अलावा ट्रीटमेंट में आप लोगों ने सर सिर्फ ये बताना है कि इसमें फिस्टुलेक्टमी की जाती है, जहाँ में कि वो जो फिस्टुला है उसको कट करके, ताकि वहाँ जो वो एरिया है वो हील हो जाए। और अगर फिस्टुलेक्टमी है इसके साथ एक और प्रोसीजर किया जाता है, सैटन प्रोसीजर। ये एक मतलब एक थ्रेड होता है जो ओपनिंग है उसके दरमियान रखा जाता है, वो ताकि वो एरिया है उसको टाइम दिया जाए ताकि वो हील हो सके। और इसके अलावा अदर टेक्निक्स हैं कि उसको फिल किया जाता है विद स्पेशल ग्लू, या उसको ब्लॉक किया जाता है विद अ फ्लैप ऑफ टिश्यू के साथ। इसकी मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले फिस्टुलेक्टमी की जाती है जिसमें फिस्टुला को रिमूव किया जाता है, या सैटन प्रोसीजर होता है। ये एक थ्रेड टाइप एक मटेरियल होता है जिसको रखा जाता है कि फिस्टुला के दरमियान, और जिसके बाद आफ्टर फ्यू वीक्स जो है कि वो वुंड हील हो जाता है, या इसके अलावा स्पेशल ग्लू या कोई टिश्यू लेके उस ओपनिंग को ब्लॉक किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिनको समझ नहीं आई, फिस्टुला क्या है कि एबनॉर्मल ओपनिंग है बिटवीन एपिथेलियल is abnormal communication between epithelial surface of anal canal and the perianal skin, यानी कि स्किन और एनल कैनाल के दरमियान एक abnormal ओपनिंग होगी, उसको हम कहेंगे एनल फिस्टुला। ठीक है, यानी कि सपोज अब देखें, आपको जो समझ नहीं आ रही, ये आपका एनल कैनाल है, एनल एरिया आ रहा है। ठीक है, एनल एरिया है, ये आपका एनएस है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है कि ये एनल कैनाल और स्किन के दरमियान एनएस के अलावा एक और ओपनिंग होगी। ठीक है, यानी कि आपकी स्किन में एक मजीद एक्सटर्नल ओपनिंग होगी जिसको हम कहेंगे फिस्टुला। फिस्टुला कहते ही हैं अबनॉर्मल ओपनिंग को। ये जो अबनॉर्मल ओपनिंग है बिटवीन एनी टू ऑर्गन्स भी हो सकती है, बिटवीन स्किन एंड ऑर्गन भी हो सकती है। ठीक है, कहीं भी अबनॉर्मल हो सकती है, लेकिन जो एनल फिस्टुला है इसमें एनल कैनाल और स्किन के दरमियान एक एक्सटर्नल ओपनिंग होगी। टाइप्स आप लोगों ने नहीं करनी। इसके सिम्टम में आपने बताना है स्किन में क्रिएशन, पस सेक्रेशन हो सकती है, इचिंग, पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस। और मैनेजमेंट में आपने 3 चीजें बतानी है, फिस्टुलेक्टमी, सैटन प्रोसीजर और अदर टेक्निक्स में स्पेशल ग्लू या कोई फ्लैप ऑफ टिश्यूज यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक किए हैं 4 डिसऑर्डर्स अभी आज जो किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने किया था अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर एनोरेक्टल एब्सिस, एनल फिशर एंड एनल फिस्टुला। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। सर एनल फिस्टुला जो होता है उसकी उसकी मैनेजमेंट जो आपने लास्ट पे बताई है वो कैसे हो सकती है सर? उसमें पहले ही वो ओपनिंग हुई हुई है तो आपने उधर मतलब फिस्टुला थ्रेड वाली जो वो बात बताई है। थर्ड में ये बताया कि उस जो एरिया है किसी बॉडी का कोई टिश्यूज लेके
तो उस जो एबनॉर्मल ओपनिंग है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। उस ओपनिंग में वो टिश्यू को रख दिया जाता है, जिसके बाद उसको स्टिच कर दिया जाता है। फिर वो क्या होता है कि जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाती है। आम विद फिस्टुला वो होता है कि कुछ आम पे जो है ना वो फिस्टुला, वो डायलिसिस के पेशेंट है उसमें मोस्टली बनाया होता है फिस्टुला, ठीक है। उसमें भी अब नॉर्मल ओपनिंग की होती है स्किन में, और वहाँ ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करते, ना ही वो उधर से सैंपल लिया जाता है, ना ब्लड प्रेशर या कुछ भी आईवी वगैरह भी नहीं की जाती, ठीक है। सर अल्सरेटिव कोलाइटिस जो को आप लोगों ने ये करना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम से यह जाहिर है कि अल्सर इन कोलाइटिस या आपके रेक्टम, तो इसमें यह क्या होता है कि आपकी जो रेक्टम की मिकोजा और सब मिकोजा लेयर है उसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इस वजह से फिर उसमें पेन होगी, स्वेलिंग, टेंडरनेस, रेडनेस, इचिंग, वो सारी सिम्टम आप लोगों ने फिर उसकी डिटेल्स करनी है, ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन? जी सर, सर आपने जो एनल फिशर की कॉजेज में बताया था कि चाइल्ड बर्थ के दौरान में भी हो सकती है, तो जी जब जी, एपिजियोटोमी की जाती है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ये? क्या किया जाता है? जब एपिजियोटोमी की जाती है चाइल्ड बर्थ के दौरान तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जी जी, सकती है जब तक कोई इसमें एक्चुअली मेन ये होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अगर जब बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रेशर एनल कैनाल पे ज्यादा होता है, ठीक है, तो एक्चुअली मेन उस प्रेशर की वजह से ही वो टीयर्स जो है वो बनते हैं। टीयर तब भी होता है जब कोई एनल एरिया में प्रेशर ज्यादा होगा या इंजरी होगी, वो चाइल्ड बर्थ के दौरान भी प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए उस वजह से भी हो सकता है। जी सर, थैंक यू। ये आम विद फिस्टुला बनाया क्यों जाता है? इसमें डायलिसिस पेशेंट है, इसमें एक्चुअली ना उन्होंने कुछ इसका डायलिसिस करना होता है, डायलिसिस के लिए ये जरूरी होता है। इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कल इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, थैंक। अच्छा, फिस्टुला की आप लोगों ने ना सिर्फ डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन समझनी है आपको। डेफिनेशन कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही। डेफिनेशन इसमें यही है कि एक एबनॉर्मल जो है वो ओपनिंग हो जाती है बिटवीन स्किन एंड एनल एरिया, यानी कि आपकी जो एक्सटर्नल जो स्किन है उसमें एक एक्सटर्नल एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। यानी कि एक तो आपकी नॉर्मल ओपनिंग होती है इसके अलावा भी एक एक्सटर्नल ओपनिंग है वो स्किन में हो जाती है एनल कैनाल, उसको हम कहते हैं कि एनल फिस्टुला, ठीक है। और नो सर। ठीक है, सबको क्लियर है? अच्छा, ये हमारा थर्ड यस पोर्शन था, सर। डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। पहले का हमारे पोर्शन का टेस्ट हो गया था जिसमें हमने किया था इसोफेगस और माउथ की डिसऑर्डर्स, और सेकंड हमारा कल होगा वो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक। वो आप लोगों ने 3 डिसऑर्डर्स हैं, उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, और वो आप लोगों ने बुक से प्रिपेयर करना है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, स्लाइड से प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। बुक से प्रिपेयर करना है, बुक से आएगा। तो टेस्ट चेक करने का वही क्राइटेरिया है जो आप लोगों ने लिखना है, जो जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। एमसीक्यूज आपके ठीक है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इसी तरह एससीक्यूज है, जिस तरह आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेंगे आपको। सर आप पेपर वो वाला पिछला डिस्कस कर दें, उसके एमसीक्यूज वगैरह जो थी। एमसीक्यूज तो मैंने आई थिंक शेयर कर दिए थे ग्रुप में ना। यस सर, वो तो आपने कर दी थी, लेकिन मतलब बता दें इस वजह से हमने ये चीज लगाई है, इस वजह से लगाई है क्योंकि हमने एक दो एमसीक्यूज ऐसी थी जो अपने कंसेप्ट के हिसाब से तो सही लगाई थी, लेकिन अभी एमसीक्यूज तो एमसीक्यूज नहीं है मेरे पास, लेकिन आप लोगों ने उसमें जो है ना वो देख लीजिएगा। अगर कोई एमसीक्यूज आपको समझ नहीं आएगा, एमसीक्यूज सारे मैंने ब्लूनर सुदात से ही बनाए थे, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा जो एससीक्यूज थे ना, कुछ बच्चों ने तो अच्छे लिखे हुए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने मैंने देखा था कि बुक से रीडिंग नहीं की हुई थी। वो आप लोगों के लिखने से भी पता चल रहा था कि किसने बुक से रीड किया हुआ है या कुछ ने नहीं किया हुआ। और कुछ 5 से 6 बच्चे माशाल्लाह ऐसे थे जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो वो कॉपी पेस्ट वाले बच्चों का भी पता चल जाता है। और आप लोगों ने, मैं उस दिन भी कहा था, ऑनेस्टली टेस्ट को अटेम्प्ट किया करें, आपकी हर चीज मॉनिटर हो रही होती है, तो आप लोग जितना ऑनेस्टली करेंगे उतना आप लोगों के लिए ही फायदा है। तो जो कॉपी पेस्ट कर मैं नेक्स्ट टाइम 0 मार्क्स दूंगा, ये आप लोग याद रखना ये बात, ठीक है, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस बच्चे ने क्या किया है। तो आप लोगों ने ऑनेस्टली करना है और अच्छी तरह प्रिपेयर करके करना है, और बुक से तैयारी करें। मैं बार बार आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ, अभी से बुक स्टडी करना शुरू करें, स्लाइड मत किया करें, बुक किया करें। स्लाइड समझने के लिए देख लिया करें, लेकिन जो प्रिपेयर है वो बुक से किया करें।
एट द एंड जो अब जब यूएचएस के लिए प्रिपरेशन होगी तो आपको फिर तब आइडिया होगा कि बुक ही बेहतर है। और बाकी जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह, आप लोगों को जिस तरह मैं करवा रहा हूँ आप लोग साथ चलते जाएं। ये इंशाल्लाह आप लोग आपकी तैयारी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एंड जो है आपकी तैयारी अच्छी होगी। अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, वो स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन साथ साथ आप लोग जो डेली करवा रहा हूँ मैं वो आप लोग करते जाएं। एट द एंड इंशाल्लाह आप लोग की जो तैयारी है वो ठीक होगी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। वो मैं आपकी इंशाल्लाह तैयारी अच्छी करवा दूंगा। मुझे पता है मैंने कौन सी चीज़ें कब किस तरह करवानी है। तो लेकिन आपको जो साथ साथ है कोशिश किया करें, 100% नहीं तो एटलीस्ट 60, 70, 80% अभी साथ साथ करते जाएं। फिर एट द एंड जो है वो मैं अगर हमारा साथ चलते रहे इंशाल्लाह, टाइम हुआ तो एक टेस्ट सेशन रखेंगे 1-2 महीने का, जिसमें एचएन के सारे चैप्टर वाइज जो है ना वीकली एक एक वो मैं बुक से आपको सारे मार्क भी करवा दूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में करवाए थे, जो चीज़ें रह जाएंगी। और साथ में फिर वीकली उसके एक एक चैप्टर्स का टेस्ट भी होगा। तो फिर आपकी तैयारी इंशाल्लाह जब सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अभी आप साथ साथ जितना मैक्सिमम होता है करते जाएं। एट द एंड इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल ठीक होगी और आप सबकी इसमें जो है एचएन में इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन आएगी। ये इंशाल्लाह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आप लोग बस इतना आप लोग सिर्फ किया करें कि डेली कोशिश किया करें। समटाइम मुझे पता है आपकी क्लासेस भी हैं, कुछ बच्चों की ड्यूटीज भी हैं, तो आप लोगों से नहीं हो सकता, मतलब ना मुश्किल हो जाता है सम टाइम। लेकिन मैक्सिमम कोशिश किया करें कि जितना आपसे 60-70% जितना रिवाइज होता है, कुछ चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ इधर ही आपको याद हो जाए, कुछ आप लोग याद कर लिया करें, कुछ कल सुना के याद हो जाती हैं। तो 70-80% आप अभी साथ साथ करते जाएं, कुछ टेस्ट में बाद में, ठीक है। तो बाकी जो कुछ चीज़ें लैक होंगी रह जाएंगी, वो इंशाल्लाह जब सेकंड टाइम आप रिवीजन करेंगे तो आपको हर चीज़ आपकी जो है वो आपको क्लियर होगी। फिर आपके लिए एचएन कोई इतना इश्यू नहीं होगा। तो वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे सारे सब्जेक्ट की इंशाल्लाह। अभी पहले ये मेन सब्जेक्ट थे, ये आप कर लें, फिर इंशाल्लाह उसकी तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इंशाल्लाह इसी तरह साथ साथ करते जाएं तो अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह इसका, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम करेंगे, कल आपका टेस्ट भी, और कल हम स्टार्ट करेंगे। हमारा सिर्फ लास्ट पोर्शन रह गया हिपैटोबिलिटी, तो बस वो लास्ट पोर्शन है। जीआईटी हमारा मेन था चैप्टर, उसको हमने इंशाल्लाह अब जल्दी कवर हमारे टाइम पे हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर जो है वो बहुत शॉर्ट है, कुछ में 4-4, 5-5 डिसऑर्डर्स हैं, वो इंशाल्लाह हमारा जल्दी हो जाएगा। वो इजी भी हैं, जीआईटी भी वैसे इजी है काफ़ी। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह हम मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।